तुम और मेरे पूर्वजों की इस हवेली में मेरे बंद कमरे में घुसने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। साहब दया कीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे जिद्दी और उसूलों के पक्के रिटायर्ड जज की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी न्याय करने में बिता दी, लेकिन बुढ़ापे में उसका अपना ही फैसला उसे किस तरह गलत साबित कर गया, यह देखकर आपका दिल भर आएगा। एक वीरान हवेली, एक अजनबी औरत और एक ऐसा रिश्ता जो खून का ना होकर भी खून के रिश्तों से गहरा बन गया। क्या एक पत्थर दिल पिघल सकता है? जानने के लिए इस भावुक कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। रायगढ़ के पुराने इलाके में बरगद के घने पेड़ों के पीछे छिपी प्रताप निवास नाम की हवेली पिछले 5 सालों से एक डरावने सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवेली के मालिक ठाकुर विक्रम प्रताप सिंह शहर में अपनी बेटी के पास रहने चले गए थे। विक्रम बाबू एक सख्त मिजाज के रिटायर्ड जज थे, जिनकी आवाज में आज भी वो कड़कपन था कि अच्छे अच्छे अपराधी कांप जाएं। पत्नी के गुजर जाने के बाद यह हवेली उन्हें खाने को दौड़ती थी, इसलिए उन्होंने इसे ताला लगा दिया था। लेकिन आज 5 साल बाद विक्रम बाबू की काली अम्बेसडर कार हवेली के जम खाए गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर ने दौड़कर गेट खोला। विक्रम बाबू ने अपनी छड़ी टेकते हुए बाहर कदम रखा। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। खबर मिली थी कि उनकी हवेली में कोई अवैध रूप से रह रहा है। साहब, मुझे तो लगता है कोई चोर उचक्का होगा, पुलिस बुला ले। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं खुद देखता हूँ कि किसकी मौत उसे मेरे घर खींच लाई है, विक्रम बाबू ने अपनी भारी आवाज में कहा और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे उन्होंने दरवाजा धकेला, वो हैरान रहे। जिस आंगन में सूखे पत्तों और धूल का साम्राज्य होना चाहिए था, वहां तुलसी का पौधा हरा भरा था और उसके पास एक दिया जल रहा था। फर्श इतना साफ था कि उनका चेहरा देख लो। विक्रम बाबू का गुस्सा और बढ़ गया। यह घर उनका था, उनकी यादों का था। कोई गैर इसे अपने घर से बना सकता है? वो तेजी से अंदर के कमरों की तरफ बढ़े। रसोई में दाल छौंकने की खुशबू आ रही थी। ये वही खुशबू थी जो कभी उसकी पत्नी सुमित्रा के हाथों के खाने में हुआ करती थी। एक पल के लिए उनके कदम ठिठक गए, लेकिन अगले ही पल उनका अहंकार जाग उठा। वो रसोई के दरवाजे पर जा खड़े हुए। वहां एक साधारण सी औरत, जिसने एक पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी, रोटियां सेक रही थी। पास ही एक 5-6 साल का लड़का गोलू स्लेट पर कुछ लिख रहा था। विक्रम बाबू ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकी। ठक! आवाज सुनकर वो औरत जानकी बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ से चिमटा छूट गया। उसने पलट कर देखा तो उनके सामने साक्षात यमराज जैसे दिखने वाले विक्रम बाबू खड़े थे। कौन हो तुम? विक्रम बाबू की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जानकी थर थर कांपने लगी। उसने तुरंत अपने पल्लू से सर ढका और हाथ जोड़ ली। बाबूजी, वो मैं जानकी हूँ। जानकी होगी तुम अपने घर में, मेरे में क्या कर रही हो? ताला तोड़ा तुमने? नहीं नहीं बाबूजी, जानकी रो पड़ी। मैंने ताला नहीं तोड़ा, वो पीछे की दीवार बरसात में गिर गई थी। मैं बेटा हम मेरे पति के गुजरने के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। कहीं सर छुपाने की जगह नहीं थी। यह हवेली खाली थी तो बस कब्जा कर लिया। विक्रम बाबू की आंखों में अंगारे थे। मुफ्त की रोटियां सेक रही हो, मेरे घर की शर्म नहीं आती? बाबूजी, मैंने आपके घर का एक तिनका नहीं चुराया। मैं तो बस इस खंडहर को साफ रखती हूँ, रोज दिया बाती करती हूँ ताकि इस घर को किसी की नजर न लगे। चुप! एक शब्द और नहीं। विक्रम बाबू ने बाहर की तरफ इशारा किया। अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मुझे मेरे घर में एक पल के लिए भी कोई घुसपैठिया नहीं चाहिए। तभी छोटा गोलू, जो अब तक डरा हुआ कोने में दुबका था, अपनी माँ के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी छोटी सी बाहें फैला दी। मेरी माँ को मत डांटो, वो बुरी नहीं है, हम चले जाएंगे। पर अभी बारिश हो रही है। बाहर सचमुच बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी और मूसलाधार बारिश होने लगी थी। विक्रम बाबू ने उस बच्चे को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा स्वाभिमान था। लेकिन विक्रम बाबू उसूलों के पक्के थे। बारिश हो या तूफान, यह मेरा मसला नहीं है। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। अभी शाम के 6 बजे है। कल सुबह 8 बजे तक अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। यह एक रिटायर्ड जज का फैसला है। जानकी ने फिर से उनके पैर पकड़ने की कोशिश की। बाबूजी, बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। कल दशहरा है, त्योहार के दिन हम कहाँ जाएंगे? कल सुबह 8 बजे। विक्रम बाबू ने अपना फैसला सुनाया और ऊपर अपने कमरे की तरफ चले गए। उस रात विक्रम बाबू को अपने आलीशान कमरे में भी नींद नहीं आई। नीचे से बच्चे के रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। शायद भूख से रो रहा था। विक्रम बाबू करवटें बदलते रहे। उनकी पत्नी सुमित्रा हमेशा कहती थी, विक्रम, न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, इंसान की आंखों में भी लिखा होता है। क्या वो आज अन्याय कर रहे थे? नहीं, वो बस अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे थे। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली सुबह दशहरे का दिन था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। विक्रम बाबू सुबह सुबह नीचे उतरे। उन्हें लगा था कि वो औरत जा चुकी होगी, लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जानकी तुलसी के पौधे के पास रंगोली बना रही थी और गोलू गोलू एक टूटी हुई कुर्सी पर चढ़कर मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों की माला टांग रहा था। विक्रम बाबू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुझे समझ नहीं आता? मैंने कहा था सुबह 8 बजे तक घर खाली कर देना। तुम यहाँ त्योहार मना रही हो?
जानकी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। जा रही हूँ बाबूजी, बस सोचा जिस घर ने हमें इतने महीने धूप बारिश से बचाया, आज दशहरे के दिन उसे वीरान करके कैसे जाऊं। उसे सजा दूं ताकि जब आप उसमें रहे तो आपको यह घर काटने को न दौड़े। विक्रम बाबू सन्न रह गए। यह औरत जिसे वो धक्का मारकर निकाल रहे थे वो उनके घर की खुशहाली की दुआ मांग रही थी। तभी गेट पर एक जीप आकर रुकी। जीप से 3-4 हट्टे कट्टे आदमी उतरे। सबसे आगे गांव का साहूकार लाला दीनदयाल था। उसकी नजरें गिद्ध जैसी थी। अरे जज साहब, राम राम। दीनदयाल ने पान चबाते हुए कहा, सुना आप आ गए हैं, अच्छा हुआ, वरना इस कबूतरन को तो हम आज घसीट कर ही ले ही जाने वाले थे। विक्रम बाबू ने अपनी छड़ी कसी। क्या मतलब, कौन हो तुम और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? दीनदयाल हंसा। अरे जज साहब, गुस्सा मत कीजिए। यह औरत जानकी, इसके पति ने मुझसे 50,000 का कर्ज लिया था। पति तो मर गया, अब कर्ज कौन चुकाएगा? मैंने कहा था पैसे नहीं है तो मेरे खेत पर काम कर, लेकिन यह तो यहाँ महारानी बनकर छिप गई। दीनदयाल ने जानकी की तरफ हाथ बढ़ाया। चल ए, आज तो तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जज साहब को क्यों परेशान करती है? जानकी चीख पड़ी और विक्रम बाबू के पीछे छिप गई। बाबूजी, यह झूठ बोल रहा है, कर्ज मेरे पति ने चुका दिया था। यह बस मुझे परेशान करना चाहता है। यह बहुत गंदा आदमी है बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। गुरु ने एक पत्थर उठा लिया और दीनदयाल की तरफ फेंका। मेरी दीनदयाल को गुस्सा आ गया। तेरी तो। उसने अपना हाथ उठाया और जानकी की बाल पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खबरदार! एक शेर की दहाड़ जैसी आवाज ने दीनदयाल के हाथ में हवा में रोक दिए। यह आवाज विक्रम बाबू की थी। विक्रम बाबू जब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, अचानक उनके अंदर का पुराना जज और एक रक्षक जाग उठा था। वो जानकी और दीनदयाल के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विक्रम बाबू ने अपनी छड़ी दीनदयाल की छाती पर टिका दी। मैं विक्रम प्रताप सिंह हूँ और मेरे घर की चौखट के अंदर खड़ी औरत मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश भी की तो कानून की इतनी धाराएं लगाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें जमानत के लिए तरस जाएंगी। दीनदयाल हड़बड़ा गया। लेकिन जज साहब, यह तो एक मामूली किराएदार है। यह मेरी बेटी है। विक्रम बाबू के मुंह से निकले इन शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। जानकी ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से विक्रम बाबू की पीठ को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स ने कल उसे घर से निकालने की धमकी दी, आज वह उसे अपनी बेटी कह रहा था। बेटी? दीनदयाल का मुंह खुल गया। हाँ बेटी। विक्रम बाबू की आवाज अब और बुलंद थी। इसने मेरे घर को मंदिर की तरह पूजा है। और रही बात तुम्हारे कर्ज की, विक्रम बाबू ने अपनी जेब से चेक बुक निकाली, पेन में एक रकम भरी और चेक फाड़कर दीनदयाल के मुंह पर दे मारा। यह रहे तुम्हारे 50,000, मैं ब्याज के। अब अगर यह तुम्हारा कोई भी आदमी इस हवेली के आसपास भी दिखा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं रिटायर्ड हूं, दफा हो जाओ। दीनदयाल ने चेक उठाया और अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, क्या विक्रम बाबू का यह रूप देखकर आपको भी अपने पिता की याद आई? अगर हाँ तो कमेंट में पिता जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दीनदयाल के जाने के बाद विक्रम बाबू ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़े। जानकी अभी भी हाथ जोड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में गंगा जमुना बह रही थी। वो धम्म से विक्रम बाबू के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, आपने मुझे बचा लिया। आपने मुझे बेटी कहा। आज तक मेरे सगे बाप ने भी मुझे इतना मान नहीं दिया था। विक्रम बाबू ने झुककर उस जानकी के सिर पर हाथ रखा। उनकी सख्त आंखों में नमी थी। उठो जानकी। उन्होंने गोलू को भी अपने पास बुलाया। कल रात मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ अपनी संपत्ति बचा रहा हूं, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें इस घर को सजाते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ईंट पत्थर के मकान को घर बनाने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है। मेरी अपनी बेटी तो मुझे छोड़कर विदेश चली गई। उसे इस बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम एक गैर होकर भी इस घर का मान रख रही हो। विक्रम बाबू ने अपनी जेब से हवेली की चाबियां निकाली और जानकी के हाथ में रख दी। यह चाबी अब तुम्हारे पास रहेंगी। यह घर अब वीरान नहीं रहेगा। तुम मेरी बेटी बनकर और यह गोलू मेरा नाती बनकर मेरे साथ यहीं रहोगे। मुझे भी बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है और तुम्हें छत की। गोलू खुशी से उछल पड़ा और विक्रम बाबू के गले लग गया। क्या आप मेरे नानू बनोगे? विक्रम बाबू ने उसे गोद में उठा लिया और पहली बार उनके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो 5 साल से गायब थी। हाँ बेटा, खड़ूस मकान मालिक से तो नानू बनना ज्यादा अच्छा है। उस दिन दशहरे पर प्रताप निवास में सिर्फ दिया ही नहीं जला, बल्कि खुशियों के ऐसे पटाखे फूटे जिनकी गूंज ने विक्रम बाबू के अकेलापन को हमेशा के लिए मिटा दिया। समाज ने बहुत बातें बनाई, लेकिन विक्रम बाबू ने जानकी को वो सम्मान दिया जो पिता का साया दिया, वो जिसके लिए वो तरस रही थी। निष्कर्ष दोस्तों, खून के रिश्ते तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, लेकिन दिल के रिश्ते हमें खुद बनाने पड़ते हैं। विक्रम बाबू चाहते तो अपनी जिद पर अड़कर जानकी को निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत को चुना। कभी कभी किसी की मदद करना, किसी बेसहारा को सहारा देना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो अपने परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। क्या विक्रम बाबू ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए परिवार हमारे को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।